हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट है सेकंड यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग ओवर कर चुके हैं और ये जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली अब तक हम लोग स्टेबल चार्ज स्टडी कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ रहे थे, स्थिर विद्युत की। और अब हम लोग पढ़ेंगे धारा विद्युत, ठीक है ना। अभी तक स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे, जब चार्ज स्टेबल रहता था, मूव नहीं करता था। अब पढ़ेंगे धारा विद्युत, जब चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत चालन। विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है ना। हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली में आपको बता देते हैं कुछ बातें। जैसे क्या होता था, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा चार्ज स्टेबल है, डजंट मूव। देन चार्ज की प्रॉपर्टी में इसका पोटेंशियल, इसके अराउंड किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोगों ने इनका यूज पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अब क्या स्टडी करेंगे, एक्चुअल में हम लोग अब स्टडी करेंगे, अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी रीजन में दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट Q है, इनका पोटेंशियल V1 और V2 है। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम नहीं है, इनके बीच पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है, V1 एंड किसके बीच, V2 के बीच। और ये ऐसे काबिल मीडियम हैं कि जिसमें चार्ज हो, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच चार्ज अवेलेबल हो, वो भी फ्री चार्ज अवेलेबल हो दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है ना। तो बस तुरंत ये चार्ज क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। यानी मैंने क्या कहा कि अगर दो पॉइंट्स हों, दोनों के पोटेंस अलग अलग हों और इनके बीच फ्री चार्ज हो, कौन से चार्ज हो, फ्री चार्ज हो, जो मूव कर सके, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बस चार्ज क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है ना। और जब चार्ज मूव करने लगता है तो हम इसी को कहते हैं क्या बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज का बहना। और इसी से जन्म होता है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। समझ के, यानी कि हुआ क्या चीज कि जब आवेश बहने लगा, प्रवाहित होने लगा, उसी बहते हुए आवेश को हमने विद्युत धारा कह दी, ठीक है ना। अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं मैं आपको। अब सर प्रश्न ये है, इसका मतलब विद्युत धारा का जनक कौन है, हु इज फादर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो है बेटा फ्लो ऑफ क्या, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। विद्युत धारा का जनक है फ्लो ऑफ क्या, चार्ज, आवेश का प्रवाह। अब प्रश्न ये है सर, ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो क्या चार्ज फ्लो होता है, नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है चार्ज को क्या कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हम वर्क करते हैं, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क है, उसी को उन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, डेल्टा V। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं, किसी चार्ज को ले जाने में, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से कहां तक, दूसरे पॉइंट तक, हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। पोटेंशियल मैंने क्या कहा, डिफरेंस होगा पोटेंशियल में,
तभी चार्ज मूव करेगा। डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ कि यहां से वहां तक ले जाने में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ V1 V2 का, यहां से वहां तक जाने में वर्क डन, वो भी चार्ज को ले जाने में, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज जब चार्ज को ले जाओगे मतलब चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होने को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक क्या, करंट बोलते हैं। यानी हमको चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में वर्क करना पड़ा। ठीक है ना। अब जो तुमने वर्क किया है असल में यही एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, करंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाहित होना ही विद्युत, परिभाषा छोड़ दी है अभी, केवल इतना जानिए कि आवेश का चलना ही विद्युत धारा है। ठीक है ना। अब एक बात सोचने की है सर, एक बात सोचिए कि अगर सिर्फ आवेश के चल जाने से विद्युत धारा मिल जाती, हमें वर्क ना करना पड़े, आवेश खुद ही चल जाए और विद्युत धारा मिल जाए, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाना पड़े। कभी अधिक क्या हमको करना पड़ता है, हाई पोटेंस लो पोटेंस, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंस से लो पोटेंस की ओर, हाई पोटेंस से लो पोटेंस की ओर मूव करने लगता है पॉजिटिव चार्ज। सर अगर मैं पोटेंस लगाऊं ही ना, अगर इन पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, नो हाई नो लो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, ना किसी पर हाई पोटेंस ना किसी पर लो पोटेंस, तो भी क्या चार्ज मूव करेगा, मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाएं तब भी क्या चार्ज मूव करेगा, नहीं मूव कर सकता है। सोचो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो पॉइंट्स के बीच, नो हाई नो लो, कोई डिफरेंस ना हो, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो होने क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क अपान क्या, चार्ज, यानी W अपान Q इज इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब W इज इक्वल टू Q बाई इंटू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अब आपको चार्ज को ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो कोई वर्क नहीं किया आपने, केवल चार्ज मूव किया, केवल चार्ज क्या हुआ, मूव किया। एक चार्ज केवल एक स्थान से कहां चला गया, दूसरे स्थान चला गया, और आपको क्या मिल गई, विद्युत धारा। तो फिर एक बात सोचो, आपको मिल गई क्या, विद्युत धारा। तो एक बार ये सोच कर देखिए कि विद्युत धारा भी तो एक एनर्जी ही है। ठीक है ना, विद्युत धारा भी एक क्या है, एनर्जी, और आपको एनर्जी अपने आप मिल गई केवल चार्ज के मूव करने से, चार्ज के मूव करने से एनर्जी मिल गई। ठीक है ना। और यद्यपि चार्ज को मूव होने में कोई वर्क आपने नहीं किया है, आपने कोई वर्क नहीं किया, किसी एनर्जी का लॉस भी नहीं किया, किसी एनर्जी को कन्वर्ट भी नहीं किया, और डायरेक्ट आपको करंट के फॉर्म में एनर्जी मिल गई। ये तो भैया सीधे सीधे उल्लंघन है किसका, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक रूप में ऊर्जा नष्ट होगी तभी दूसरे रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आपने जो विद्युत धारा उत्पन्न कर ली वो किसको नष्ट करके, कौन सी एनर्जी के स्वरूप को नष्ट करके, किसको डिस्ट्रॉय करके आपने विद्युत धारा उत्पन्न कर ली। तो अगर ये सोच लो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो आप इसका जवाब दे पाते नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क ही तो है, आवेश को एक स्थान से कहां ले जाने में, दूसरे स्थान ले जाने में। वही वर्क हमको किसके फॉर्म में मिल गया, करंट के फॉर्म में मिल गया, अन्यथा हमको कोई भी करंट ना मिलता, और अगर मिल जाता तो फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत गलत हो जाता कि बिना एक रूप में नष्ट हुए हमको क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस से ही चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो हमको करंट मिलता है। ये इस तथ्य का द्योतक है कि हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। एक रूप में ऊर्जा पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में नष्ट होती है जब तक हम स्विच में तार नहीं डालते। स्विच में तार डालने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करना, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, फिर चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलने का मतलब क्या है, तुम वर्क कर रहे हो। ये जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कह रहे हो ना, यहां से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य ही तो है विभवांतर। विभवों का अंतर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य ही है। तो जब आप एक कार्य करते हैं तभी चार्ज चलता है, तभी आप कहते हैं कि एक रूप में ऊर्जा, वोल्टेज आवेश की ग्लूकोन डी है, वोल्टेज ही एनर्जी है जो आवेश को चलाती है जिससे करंट बनता है। तो वोल्टेज के रूप में एनर्जी लॉस होती है और करंट के रूप में तुमको मिलती है, एक रूप में नष्ट होती है दूसरे रूप में मिल रही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेन कारण है किसी चार्ज को फ्लो कराने में, विद्युत धारा के क्या होने में, बहने में। समझ सके आप पूरी बात को। ये रही बेटा कहानी। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, विद्युत धारा को पढ़ना देखते हैं। क्या देखते हैं पढ़ने, विद्युत धारा देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या चीज है। ऐसा नहीं है 10th स्टैंडर्ड से आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा आपको अब थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट करनी है विद्युत धारा के बारे में। देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो ये सबको पता है अगर इसमें धनावेश है तो इस धनावेश पर पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में प्लस प्लस को रिपल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस माइनस को रिपल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा। यानी हमने देखा क्या कि धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणावेश पर, नेगेटिव चार्ज पर क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। अगर बाय द वे ये चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री हैं, अगर ये चार्ज गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, तो होगा क्या चीज कि ये इस बल की दिशा में गति करने लगेगा, प्लस इस प्लस अपने बल की दिशा में यानी प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्षेत्र के कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर ये चार्ज गति करने के लिए, हिलने के लिए स्वतंत्र हैं तो ये बलों की दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। यानी हम आपसे क्या कहे, जब ये गति करने लगे तो इसी गति की अवस्था के मूव करते हुए जो कौन है, चार्ज हैं, जो फ्लो होते हुए चार्ज हैं, चलते हुए आवेश जो हैं, गतिमान आवेश जो हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि गतिमान आवेश या वैद्युत आधारा जो है क्या चीज, वो आवेशों की गति की ही दशा है। मैं ही आवेश हूं, मैं बैठा हूं तो मैं आवेश हूं, लेकिन अगर मैं ही गति करने लगा तो मैं विद्युत क्या हो गया, धारा हो गया। यानी कोई आपसे कहे कि विद्युत धारा को पकड़ लाओ तो आप किसको पकड़ने जाओगे, विद्युत धारा को पकड़ने जाओगे? नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि डायरेक्ट विद्युत धारा मिल जाए। वही आवेश जो पहले बैठा था अगर वही गति करने लगा तो उसी को दुनिया विद्युत धारा कहने लगी, उसी ने इलेक्ट्रिक करंट का स्वरूप ले लिया। ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि संसार में एग्जिस्टेंस अगर किसी का है, अस्तित्व किसी का है, तो आवेश का है, धारा का नहीं है। आवेश ही जब गति करता है तो स्वरूप ले लेता है किसका, विद्युत धारा का। ठीक है ना। यानी हम एक चीज कह सकते हैं क्या कि जब कोई आवेश गति की अवस्था में आ जाता है तो हम उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी चालक में, अगर कोई चालक है, कोई तार है जिसको हम कह सकते हैं, अगर किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, चलता है, तो आवेश के इसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप समझ पाए होंगे जहां तक मेरी बात, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। आवेश के प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा कुछ और नहीं है, चलता हुआ आवेश है। ठीक है बेटा। आप क्या चीज कहते हैं, इस विद्युत धारा को हम लोग दिखाते किससे हैं, आई से हैं बेटा। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं सर, ठीक है समझ गए कि चलता हुआ आवेश क्या है, विद्युत धारा है। अब आप ये सोचो कि जब चलता हुआ आवेश विद्युत धारा है तो अगर विद्युत धारा को मापा जाए तो जब आवेश से ही विद्युत धारा बननी है तो फिर एक प्रश्न और उठती है कि सर कितने आवेश चल रहे हैं, आवेशों पर ही डिपेंड करेगा विद्युत धारा की मात्रा। भाई हमने देख लिया कि चलता हुआ आवेश विद्युत धारा है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है, तो ठीक है। अगर मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है तो फिर एक काम करते हैं, अगर हमको विद्युत धारा को मापनी है तो क्या करेंगे, हम यही करेंगे, यही देखेंगे कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने आवेश एक स्थान से कहां जा रहे हैं, दूसरे स्थान जा रहे हैं। ठीक है ना। इन्हीं आवेशों की संख्या पर ही हमारी डिपेंड करेगी विद्युत धारा की माप, यानी काउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापा कैसे जाए, विद्युत धारा को मापा कैसे जाए, तो जब विद्युत धारा है कौन, जब आई है ही बहता हुआ कौन, आवेश, चलता हुआ आवेश है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने आवेश एक स्थान से कहां जाते हैं, दूसरे स्थान, यानी कितने आवेश एक स्थान से कहां जा रहे हैं, दूसरे स्थान जा रहे हैं। अब थोड़ा सा एक लिमिटेशन लेना होगा कि सर कितने आवेश तो सुबह से शाम तक जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। किसी टाइम विशेष में, यानी किसी क्षण विशेष में, किसी निश्चित समय में जितना आवेश एक स्थान से कहां जा रहा है, दूसरे स्थान जा रहा है, उसी को हम धारा की माप के रूप में स्थापित करेंगे। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि विद्युत धारा की माप क्या है, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा तो सिर्फ बहता हुआ आवेश, केवल आवेश बहने लगे तो हम उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो जब पानी बरसने लगा तो सावन नहीं है, लेकिन जुलाई के महीने में पानी बरस रहा है तो सावन है। समझ गए इस चीज को। तो ऐसा नहीं कहते, थोड़ा सा तमीज से कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा तो सिर्फ बहता हुआ आवेश, बस बहता रहे आवेश, आवेश बहे तो विद्युत धारा है, आवेश गति करे तो विद्युत धारा है, आवेश मुक्त रूप से चले तो विद्युत धारा है। ठीक है ना। लेकिन कितनी धारा बह रही है,
इसको समझाने के लिए क्या कहते हैं एक निश्चित समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि ये भी देखो कि कितना आवेश, अगर आपको आई मापना है तो आई जब क्यू से बना है, जब धारा आवेश से बना है, तो ये भी तो देखो कितना आवेश बह रहा है, उसी के आधार पर बता पाएंगे ना कितनी क्या है विद्युत धारा है। ठीक है, चूंकि आवेश से ही धारा बननी है, तो लेकिन आवेश कब हो, कितना आवेश ले लोगे, उसका कोई एक निर्धारित लिमिट होना चाहिए। तो लिमिट स्थापित तो किया एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित किसमें बेटा, एक निश्चित समयांतराल में कितना आवेश बह रहा है, इसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। यानी शुद्ध शब्दों में कहें तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की किसको, दर को विद्युत धारा की माप कहते हैं। धारा नहीं, धारा तो सिर्फ बहता हुआ आवेश है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा की क्या कहते हैं, माप कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि अगर कोई कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर हो तो इसमें टी टाइम में अगर क्यू आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता हो या क्यू आवेश प्रवाहित होता हो, तो हम कहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर ही क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है ना, क्यू आवेश टी टाइम में एक चालक से बह रहे हैं, तो हम कहेंगे यही क्या है, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा है। ठीक है, यानी कि अब एक चीज ऐसे भी कह सकते हैं, जरा सा और अथेंटिक कर दें, किसी चालक में एक सेकंड में जितना आवेश बह जाता है, उस चालक में बहने वाली क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में किसी चालक में जितना आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड में किसी, अगर ये तार है तो एक सेकंड में जितना आवेश इसमें प्रवाहित कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, बह जाता है, एक सेकंड में जितना चार्ज, इसमें 4 लोग बह जाते हैं एक सेकंड में, तो ये इसकी क्या है, विद्युत धारा है। एक सेकंड में जितना आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर दिखा तो दिया किसी परिपथ में टी टाइमिंग में, कितने टाइमिंग में, टी टाइमिंग में, किसी कोई परिपथ है या कोई तार है, अगर इसमें टी टाइमिंग में क्यू आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो क्यू बाई टी यानी आई, आवेश प्रवाह की दर, यानी समय से तुलना कीजिए कि इतने समय में इतना आवेश परिपथ में प्रवेश कर गया, तो यही उस परिपथ में बहने वाली क्या है, विद्युत धारा है। टी समय में इतना आवेश उसमें प्रवेश कर गया, यही उस परिपथ में बहने वाली क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं बेटा, सबको पता है पूरी दुनिया को क्या, कि चार्ज का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और कूलाम पर सेकंड को आप अगर चाहें तो इनको ये भी लिख सकते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है बेटा। विद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर है। यानी क्या, कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, एम्पियर कह सकते हैं। कूलाम पर सेकंड को क्या कह सकते हैं, एम्पियर कह सकते हैं। जरा सा इस बात को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्या चीज़, जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या, देखिए मान लीजिए ऐसे कहूँ मैं आपसे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर Q बराबर 1 कूलाम हो और T बराबर 1 सेकंड हो, तो I इज इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर, यानी भाई 1 क्या, एम्पियर, चूंकि कूलाम पर सेकंड बराबर हमने देख ही लिया है एम्पियर बेटा, तो एक शब्द और इसको कहें कि 1 कूलाम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो गलत नहीं होगा। यानी अगर कोई चालक है और अगर उसमें एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, अगर किसी चालक से 1 सेकंड में कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए, मतलब 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की मात्रा, इसमें बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, तो हम कहेंगे उस चालक में कितने एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है। ये तो परिमाणात्मक परिभाषा रही, आवेश के आधार पर परिभाषा रही। चूंकि आवेशों से ही विद्युत धारा बनी है, तो हमने आवेश के आधार पर इस धारा की परिभाषा दी। लेकिन वास्तविक परिभाषा एम्पियर की जो दी जाती है, 1 एम्पियर की, लेकिन चूंकि हमने धारा की परिभाषा दी है, ठीक है ना, इसलिए आवेश के आधार पर दी। 1 एम्पियर की वास्तविक परिभाषा क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, इसी वर्ष 12th में ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं, चुंबकत्व आने के बाद। उसको आप याद रखिएगा, वो मेरे ऊपर पेंडिंग रहा आपका, वो मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन ये तो रह गई परिमाणात्मक परिभाषा। अब एक चीज और है आपसे जो कहनी है, जरा सा मैं बोर्ड मिटाऊं तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। अब एक बात और उठती है यहां पर, क्या चीज, वास्तव में सर आपने ये तो कहा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन एक दिक्कत है सर, आवेश, कैसा आवेश, धनावेश या ऋणावेश, कौन सा आवेश। अब धनावेश में भी कौन, प्रोटॉन
या फिर कोई धनायन, ऋणावेश में कौन, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई ऋणायन, कौन, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, एक अदर हेडिंग में, ठीक है। उसके पहले आपको बता दें यहां पर वास्तव में अगर चालक धात्विक है, मेटालिक है, तो इतना आप जानते हैं कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालक में, धात्विक चालकों में, तार में। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर चर्चा आपसे अगली हेडिंग में कर चुके हैं, पिछली हेडिंग में और अगली हेडिंग में करेंगे, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है, यानी सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन ही है जो एक स्थान से कहां जाता है, दूसरे स्थान जाता है। समझ गए? यानी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है वो कोई और नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब सर ये बात है, ठीक है, मान लिया कि जो है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो असल में कुछ नहीं, हम कहेंगे Q बराबर कौन, N इंटू क्या, E, ठीक है ना, N इंटू E होता है Q बराबर अपान क्या, T। यानी क्या, कितने इलेक्ट्रॉन सर, मैं मान लेता हूं N इलेक्ट्रॉन, किसी चालक से N इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर T टाइम में गुजर जाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा I इज इक्वल टू Q बराबर NE रख दिया अपान T, ठीक है ना। ये असल में चार्ज ही तो है, सब कोई जानता तो है, Q बराबर आवेश प्रवाह की दर, आवेश है कितने, NE आवेश है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अच्छी बात है, ये बात भी समझ गए। जैसे अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर करंट में एक स्थान से कहां जाते हैं, दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो सर 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलाम बटे क्या होता है, 1 सेकंड होता है। 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए तो उस परिपथ में करंट कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है सर। ये भी तो जानना चाहिए कि सर पूरा का पूरा जो चार्ज बना है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन ही किसको बनाते हैं, चार्ज को बनाते हैं। तो सर अगर बात कर लें 1 कूलाम चार्ज की, तो 1 कूलाम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉनों ने बनाया है, यही प्रश्न है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज ही तो है और ये इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर बना है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों ने बनाया है, कै कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज है, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉनों ने 1 कूलाम चार्ज को बनाया है, इस प्रश्न का जवाब तो आपसे यही कहेंगे हम कि 1 कूलाम चार्ज ने 1 एम्पियर बनाया है। जब आपको इस 1 कूलाम चार्ज ने कै एम्पियर, 1 एम्पियर बनाया है, जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि 1 कूलाम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉनों ने, तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बन जाएगा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 कूलाम चार्ज से बहती है, तो इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा कि 1 एम्पियर 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है कई एम्पियर को बनाने में, 1 एम्पियर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर कई एम्पियर धारा बहाई है, 1 एम्पियर धारा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों ने, जितने इलेक्ट्रॉनों ने 1 कूलाम बनाया है, जितने इलेक्ट्रॉनों ने 1 कूलाम बनाया है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों ने कई एम्पियर बनाया है, 1 एम्पियर। तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे इसका आंसर। 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, देखो निकाल लेते हैं इस कितने का जवाब, ई को कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ, इसका जवाब निकाल लेते हैं, बटे 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम। आपको बता दूं इसको हटाकर 0 बढ़ा दीजिए और 19 को ऊपर भेज दीजिए, 10 × 10 की घाते 19 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 16, एक 0 इसको दे दीजिए, 100 × 10 घाते 18 और बटे 16 हो जाएगा। इसका आंसर 6.25 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी आंसर क्या मिला हमको कि भैया ध्यान रखना कि कितने 6.25 × 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर के कै कूलाम बनाया है, 1 कूलाम बनाया है। कितने इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर के 6.25 × 10 टू दी पावर कितना बेटा 80 इलेक्ट्रॉन, ठीक 18 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट को बहाने में 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। यानी किसी परिपथ में से अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में, किसी सर्किट में, किसी चालक में, किसी तार में अगर इतने इलेक्ट्रॉन कै सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान बहते हैं, बस इतना ही कहो, किसी परिपथ में 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होते हैं, तो हम कहेंगे उस परिपथ में करंट कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर है। यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा बहाने में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से कहां जाते हैं, दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन इसमें एक प्रश्न बड़ा संशय है कि आप कह रहे हो कि 6.25 × 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जरा इस प्रश्न में मेरा एक संशय है, क्या संशय है, ये सोचकर आप मुझे इसका जवाब दें, ठीक है ना, ये सोचकर आप मुझे इसका जवाब दें। किसका,
कि देखिए अगर एक छोटा सा तार है इतना बड़ा, इसमें भी 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, एक बड़ा सा तार है काफ़ी बड़ा का मतलब मान के चलो कि 2 किलोमीटर लंबा तार है, 2 किलोमीटर, तो इसमें भी अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या सर वही 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे से तार में यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लेते हैं? और क्या वही इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें भी 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, तो क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तार में भी यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगाते हैं? मतलब वही इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी चलने में 1 सेकंड, भाई आपने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है ना, कै सेकंड में? 1 सेकंड में। तो क्या उतने ही आवेश उतना ही समय में, जितने समय में कम दूरी तय कर रहे थे, क्या उतने ही समय में इतनी दूरी तय करते हैं 1 ही सेकंड में? नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब, जब मैं आपसे कहता हूं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल कर जाते हैं। ये इसका मतलब नहीं है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल कर जाते हैं या फिर यहां से यहां तक चल कर जाते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे पर, कितने सिरे पर? एक सिरे पर प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे सिरे से उतने इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाते हैं? बाहर। ये नहीं कि जो यहां घुसेगा वही यहां निकलेगा, यानी इसका मतलब ये नहीं कि रेस लगाकर मुझे 1 सेकंड में यहां से यहां तक भाग करके निकलना पड़ेगा। नहीं, कोई भी हो, कितने भी हो, कुछ भी हो, 1 सेकंड में बस इतने इलेक्ट्रॉन इधर घुस जाए और 1 सेकंड में ही इतने इलेक्ट्रॉन यहां से कहां निकल जाए? बाहर निकल जाए। ये नहीं कि जो घुसा, राम घुसा तो रामे नहीं निकलेगा, बस अंदर जो है भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, बस उतने लोग यहां पर घुस जाए। कितने लोग? 1 सेकंड में इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन यहां पर एंट्री ले लें और यहां पर उतने लोग कहां निकल जाएं? बाहर निकल जाएं। ये नहीं कि जो घुसे वही निकले, ऐसा कुछ नहीं है। बस हो क्या, कंडक्टर के एक सिरे से 1 सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन 6.10⁻18 उतने इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर जाए अथवा उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से कहां निकल जाए? बाहर निकल जाए। बस यही प्रक्रिया होती है। एक सिरे से 1 सेकंड में जितने प्रवेश करते हैं दूसरे सिरे से उतने बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के जो स्थानांतरण हो रहा है, गति हो रही है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों की? 1 सेकंड में 6.25 × 10 18 इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है। ये नहीं बस केवल एक सिरे पर उतने प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे सिरे से बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ के यहां से वहां तक जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, क्या चीज? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है, इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। एक अदिश राशि है। हां, जरा इस बात को समझिएगा। मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंडक्टर है और अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि उसमें करंट फ्लो हो पा रहा है। वो कंडक्टर है, चालक होने का गुण है धारा का क्या होना? बहना। कोई चीज अगर कंडक्टर है और उसमें अगर करंट बह रहा है तभी वो कंडक्टर है, तभी वो चालक है। तो ये उसके चालक होने का एक गुण है कि वो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक विशेष गुण है, ये लाक्षणिक गुण है किसी कंडक्टर का कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। हर चालक का एक विशेष गुण है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक लाक्षणिक गुण है, क्योंकि वो चालक है तो कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर है, चालक है, तो उसमें करंट फ्लो होगा ही होगा। लेकिन मेरा चर्चा ये है कि वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। हाँ, लेकिन सर हमने तो देखा है कि कभी कभी तार पे ऐसे कॉपी किताब में लिखा रहता है ऐसे बना करके 4 एम्पियर और तीर भी लगा रहता है, तो तीर लगाने से कोई सदिश हो जाएगा? तीर लगाने से कोई सदिश हो जाएगा? नहीं, यह तीर तो सिर्फ धनावेश के प्रवाह की दिशा को बताता है कि तार में धनावेश किस तरफ से किस तरफ क्या हो रहा है? गति कर रहा है।
आवेश किस तरफ से किस तरफ गति कर रहा है। ये सदिश का इससे कोई मतलब नहीं। क्या कभी तार पर तीर लगाने से कोई सदिश हो जाएगा? अरे सदिश तो तब होता है जब ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं जाता। ये सदिश है। सदिश राशियों के प्रतीकों के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तार पर तीर लगाने से कोई सदिश होगा नहीं। तीर तो केवल धनावेश के प्रवाह की दिशा होती है। अब सर प्रश्न ये है कि सर एक बात तो सच है कि विद्युत धारा में परिमाण भी है, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5, 7, 8 ये सब परिमाण है, और दिशा भी है। सबको पता है धारा इस तरफ से इस तरफ क्या हो रही है, बह रही है। तो भाई सर अगर परिमाण है और अगर दिशा है तो फिर सदिश होना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, सदिश होना चाहिए, लेकिन सदिश है नहीं। क्यों नहीं सदिश है सर? एक बात सोचो, सदिश राशियां वो होती हैं जो वेक्टर योग के नियम का पालन करती हैं, वेक्टर सम के रूल्स को फॉलो करती हैं, वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करती हैं, वो है सदिश राशियां, जिन पर दिशाओं से कोई फर्क पड़े। अगर आप एक तार में गांठ लगा दें तो क्या धारा का मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और गांठ लगाने से तार की देख लीजिए दिशा बदल गई, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, लेकिन धारा का मान नहीं बदला। लेकिन सोच कर देखिए, अगर ये इस पर फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और अगर एक काम करें कि फोर्स को थोड़ा इधर कर दें तो एफ का मान बदल जाएगा, बल बदल जाएगा अगर दिशा बदलने लगोगे तो। और यहां पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा तार को मोड़ देने से, धारा के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए ठीक है सर, और थोड़ा अच्छे से समझाइए, और थोड़ा अच्छे से देखो। अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें परिमाण होगा, दिशा होगा, वो सदिश योग के नियमों का पालन करेगा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का मतलब ये होता है, अगर ये 4 और ये 3, तो जो इसका नेट आएगा ये वो 7 आएगा, आई एम सॉरी, वो 5 आएगा। अगर ये 12 और अगर ये 5, तो इसका जो नेट आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। ये वेक्टर रूल्स का फॉलो। और अगर आप इनके बीच के एंगल को 90 रखोगे, वो भी तब, अगर कहीं ये एंगल चेंज कर दिए तब ये 3, तब ये 4, तब ये कुछ और आएगा, तब ये 5 नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि अब देख लो, अब दिशा बदल गई। पहले दोनों के बीच लंबवत दिशाएं थी, 90 अंश का कोण था, अब नहीं है 90, अब ये मान बदल जाएगा। दिशा बदलते ही मान क्या हो गया, बदल गया। यानी ये दिशा पर निर्भर करते हैं, ये वेक्टर रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वेक्टर रूल के अनुसार अगर दिशा बदलेगी तो दो सदिशों का योग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम आपको शुरुआत में ही पढ़ा चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर की क्लास जाइए और अटेंड करके देख लीजिए कि दो सदिशों अगर ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, तो दो सदिशों का जो योग है आर, ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर, दो सदिशों का जो योग है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो सदिश हैं, इनका जो योग है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट जो आएगा वो ए और बी के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। किस पर? कोण पर। अगर इनके बीच का थीटा बदलेगा तो आर भी बदलेगा। मैंने फार्मूला दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जबकि अब आपको बता दें तो यही देख लीजिए, अगर थीटा बदल दिया तो ये सम अलग आएगा। लेकिन अब जरा विद्युत धारा की बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या बात करते हैं सर विद्युत धारा की, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक तार है, ये दूसरा तार है, दोनों तारों में धारा बहाइए 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, और दोनों के बीच का कोण कितना कर दीजिए, 90 कर दीजिए। मैं बताऊं जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 7 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 7 एम्पियर। और अगर वेक्टर होता तो फिर मैं बता दूं कोण पर डिपेंड करता, 90 होता अगर बीच का कोण तो ये कभी भी 7 ना आता, 5 आता। लेकिन यहाँ 7 एम्पियर आएगा, ना कि 5 एम्पियर आएगा, ये कभी नहीं आएगा। यानी ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर,
कोण बदल के देख लो, इधर 3 एम्पियर, 2 तार ले लो, एक तार ये, दोनों को 90 अंश पर ऐड कर दो, देखो 7 ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें 3 एम्पियर और इसमें 4 एम्पियर, देखो एंगल बदल दिया। 2 तार ले लीजिए, एक में 3 एम्पियर भाई है और एक में 4 एम्पियर भाई है, जरा देखिए तो इस वाले में कितना मिलेगा, आपकी तो एंगल भी बदल दिया है, पक्की बात है 7 ही एम्पियर मिलेगा। कोण पर डिपेंड है, एक तार ऐसे लगाओ 3 एम्पियर और एक तार ऐसे लगाओ 4 एम्पियर और इस वाले तार में चेक कर लो 7 ही एम्पियर मिलेगा, 5 एम्पियर नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, चाहे जैसे ऐड करो, चाहे थीटा बदलो चाहे थीटा ना बदलो, आएगा 7 ही एम्पियर। यानी आंसर क्या निकल कर आया कि सर दिशाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि वेक्टर रूल में क्या होता है कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका जो सम आता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, वो डेफिनेटली ए और बी के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, ये देखो। और यहां पर थीटा का कोई रूल ही नहीं है, ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करते, ये 3 4 का 5 नहीं देते, 7 देते हैं और हमेशा 7 ही देते हैं, एंगल चाहे जो दो। कम से कम एंगल बदलने पर परिमाण बदल जाता, नहीं बदल रहा है, इसलिए सदिश नहीं है। ये वेक्टर रूल्स को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। किनको फॉलो नहीं करते हैं, वेक्टर रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं किसी सूरत में। इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर एंगल बदल दो तो भी करंट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अतः ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है।